स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस। और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल और आज मैं टॉपिक लेकर आई हूं लाइफ प्रोसेसेस का सब टॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज हम देखेंगे कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए मेरे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के टॉपिक में हम न्यूट्रिशन के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये देखेंगे कि से फॉर एग्जांपल अगर आपको पैदल चल के जाना है या आपको कोई बाईसाइकिल राइड करके जाना है तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों? आपको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो आपकी बॉडी क्या यूटिलाइज करती है? आपके बॉडी के जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए एनर्जी को यूटिलाइज करती है। बट मान लीजिए अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, सिंपली आप बैठे हुए हैं तो भी आपकी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है। जब जैसे ही लंच टाइम आएगा आपको भूख लगने लगेगी। तो एक स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये एनर्जी हमें कैसे मिले? तो एनर्जी हमें मिलती है कुछ मटेरियल से जो हमें बाहर से मिलते हैं। बाहर से मतलब ह्यूमन बींग्स को फ्रॉम द आउटसाइड, और इवन जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी अपना खाना बनाने के लिए उन मटेरियल्स को बाहर से लेते हैं। तो क्या क्या काम करना होता है? ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, कोई सब्सटेंस बनाना है, बॉडी को ज़रूरत है तो मटेरियल्स लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके लिए क्या क्या मटीरियल्स की क्लासिफिकेशन है? से फॉर एग्जाम्पल एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होंगे? एनर्जी गिविंग फूड्स होंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, तो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे हमारे? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे हमारे प्रोटीन्स, या फिर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है हमको, जो हम खाना खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो लिविंग थिंग्स को खाना बनाने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए एनर्जी और मटेरियल। तो ये एनर्जी और मटेरियल जो है जितने भी इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, अपना डाइवर्सिटी में पढ़े फ्रॉम मोनेरा टू एनिमेलिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी और मटेरियल चाहिए। और एनर्जी और मटेरियल को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपने लिए खाना बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो अलग अलग तरीके। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे जहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑर्गेनिजम्स मैंने दिखाए हैं। ग्रीन एल्गी है, एक वेजिटेशन है यानी कि अर्थ के ऊपर जितनी भी प्लांटेशन है वो आप इस पे देख सकते हैं, और ये बैक्टीरिया है। तो तीनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, तो तीनों के फूड रिसोर्सेज भी अलग अलग होंगे। तो ये अपने फूड रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल कराते हैं, कैसे एनर्जी और मटेरियल को लेते हैं? से फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो एयर के अंदर प्रेजेंट है या अर्थ की लैंड पे प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, या लैंड पे जो वाटर है, वाटर जो है वो रूट्स के अंदर जाता है या इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जाता है, उसको यूटिलाइज करके। और प्लांट्स के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और अर्थ पे आ रही है सनलाइट। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सनलाइट को यूज करके, क्लोरोफिल को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं, और इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपने लिए खाना खुद बना लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ये भी अपने लिए खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया है, उनको कीमोट्रॉफ्स भी कहते हैं, वो केमिकली अपना खाना सिंथेसाइज कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फिक्स करके। अब क्या हुआ? जो सिंपल सब्सटेंसेस हुए, कौन से हुए सिंपल सब्सटेंसेस? एयर में से फॉर एग्जांपल प्लांट्स के केस की बात करें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हुआ। इनको यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के अंदर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है प्लांट ने अपने लिए बना लिया। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या नाम है ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। अब इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाने के बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे ऐसे बने हुए हैं जो उन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है सिंपलर फॉर्म्स के अंदर, यानी कि इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं यूज कर सकती, ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, उनकी बॉडी रिपेयर और मेंटेन हो सके, क्योंकि सबकी बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जाम्पल जो ये बनाते हैं ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स,
और जो ये दूसरे बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स से अपनी बॉडी में सिंपलर को ब्रेक करते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करने पड़ते हैं कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स कहाँ बनते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर। तो इन्हीं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी जो रिएक्शन को फास्ट कर दे उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और वो बायो कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक लिविंग बीइंग के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे बायो कैटलिस्ट। तो इन एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हैं बायो कैटलिस्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक एंजाइम है कार्बोहाइड्रेज। इसको यूज करके ये देखिए चेन से बना हुआ है, बॉन्ड से बने हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्टार्च मॉलिक्यूल। इसे ब्रेक किया, ब्रेक करके डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होके ये सिंपलर सब्सटेंसेस में शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इन तरीके के ऑर्गेनिजम्स के लिए एक टर्म आती है हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन दी ऑटोट्रॉफ्स। अब डायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स में? सो फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए टर्म होती है हर्बीवोर्स। जो प्लांट्स को खाते हैं तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, पर हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन होते हैं? कार्निवोर्स। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो कार्निवोर्स को और हर्बीवोर्स को जो दोनों को खा लेते हैं वो होते हैं ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स हो गए वो। और कुछ अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो कि हेटेरोट्रोफ्स ही हैं, जो अर्थ पे मिलते हैं, जो कि स्कैवेंजर्स का रोल प्ले करते हैं। से फॉर एग्जांपल वल्चर जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, या डीकम्पोजर्स का काम करते हैं जो डेड और डिके भी कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो उन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफ्स को जाना, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने ऑटोट्रॉफ के लिए क्या हमने एनर्जी और मटेरियल रिक्वायरमेंट पढ़ा? एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। मटेरियल कौन सा चाहिए? ऑर्गेनिज्म को कार्बन चाहिए। कार्बन किस फॉर्म में चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चाहिए। तो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की फुलफिल होती है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि खाना अपने आप सिंथेसाइज करता है यूजिंग फोटोन्स ऑफ द सनलाइट, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms of energy। यानी कि खाने को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, से फॉर एग्जांपल पानी की कमी हो गई, रूट्स के पास पानी नहीं है, तो अब उस केस में प्लांट कैसे खाना बनाए बिना वाटर के? तो अगर खाना नहीं बना पाएगा बिना वाटर के तो वो अपने कौन से खाने को यूटिलाइज करेगा? स्टोर्ड फॉर्म के जो खाना था उसको यूटिलाइज करेगा। तो फोटोसिंथेसिस की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called as photosynthesis। वो कार्बोहाइड्रेट्स वो कैसे यूटिलाइज करता है? क्योंकि ये होते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को प्लांट को, ताकि वो अपने अदर प्रोसेसेस कर सके। अदर प्रोसेसेस कौन से हुए? से फॉर एग्जांपल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या हुआ? खाना तो लीफ ने बना लिया, अब स्टेम को भी तो खाना चाहिए, रूट्स को भी तो खाना चाहिए, तभी तो रूट्स ग्रो करेंगी आगे, साइज में डेवलपमेंट होगी, सेल डिवीजन होगा। तो उस खाने को लीव से रूट्स तक पहुंचाने के लिए क्या होते हैं दोस्तों? वेस्कुलर बंडल्स। कौन सा? फ्लोएम। और पानी को ट्रांसपोर्ट कराना है तो जाइलम। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेसेस करने होते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अपने रिपेयर करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये टॉपिक इसको तो मार्क कर लीजिए बिल्कुल, ये तो सीबीएसई व्यू बोर्ड के व्यू पॉइंट से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा ही गया है बहुत बहुत बार। What is the internal energy reserve? तो जो स्टोर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे थे उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही प्लांट के अंदर रिएक्शन होके बन गए तो उनको ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली उसको यूज़ कर लेगा, उसको एक अपने स्टोर्ड फॉर्म के अंदर प्लांट अपने पास रखता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्च।
जो कि सर्व करता है। इन वर्ड्स को मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ अ प्लांट। तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह उसे यूज़ करता है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, जब उसको प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा है वो? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं करता। और ह्यूमंस के केस में क्या होता है वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व? ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? लिवर और मसल्स के अंदर। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, हम लोग ने टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन ले लेते हैं और पाया गया कि आयोडीन एक ऐसा केमिकल है जो भी स्टार्च जिन भी प्लांट्स के अंदर जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें भी स्टार्च होता है, उस पर जब आयोडीन डालो तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो स्टार्च सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आयोडीन डाला तो देखा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, यानी कि इसके अंदर क्या स्टोर है? स्टार्च स्टोर है। ये हमने एक स्टार्च का रिएक्शन देखा पहले, फिर हमने उन सारे के सारे फूड को सोर्सेज को टेस्ट किया तो पता चला अच्छा पोटैटो के अंदर भी स्टार्च है, राइस के अंदर भी स्टार्च है, तो ये हमें पता चला। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो तो ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है? वो ज़्यादा स्टोर होता है वो मसल के अंदर और कम होता है लिवर के अंदर। लेकिन अगर फ्रक्टोज की फॉर्म से वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाए तो वो लीवर में और मसल में ऑलमोस्ट इक्वली स्टोर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अलग अलग फॉर्म जो है वो बॉडी यूटिलाइज करती है। तो चलिए एक बार और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक और डेफिनेशन मैं आपके लिए फोटोसिंथेसिस के लेकर आई हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसे याद कर लीजिए। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो क्यों हो रहा है? क्योंकि लिविंग बींग्स में हो रहा है। अगर आपने मेरी लिविंग और नॉन लिविंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों से ज़रूर देखिए, लिविंग नॉन लिविंग का आपको डिफरेंस समझ में आएगा, जो कि पढ़ तो आप छोटेपन से रहे हैं लेकिन बड़ी क्लासेस में उनका डिफरेंस अलग ही तरीके से एक्सप्लेन होता है। तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड। जितने भी प्लांट सोर्सेज होते हैं, एनिमल सोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड होता है फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए डायग्राम में लीफ है, लीफ क्या है? एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर खाना बनता है जो कि ग्रीन कलर का है। वहाँ से देखिए सनलाइट आ रही है, सनलाइट ने इसको फिक्स करने, सनलाइट के लिए यहाँ फिक्स होने के लिए सेंटर हैं, फोटोन्स निकलते हैं इसके अंदर से, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कहाँ से आया ये आप बताएंगे मुझे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में जाके सनलाइट हो जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इक्वेशन क्या है इसकी कि ऐसा बैलेंस करके पता लगाया क्या कि ज़रूर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक बार में यूज़ होते हैं। दोस्तों एक बार में कम से कम 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज़ होते हैं। तब सन की एनर्जी जो है वो क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है तो वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ये पिगमेंट है। तो ये सब चीज़ें रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? प्लांट के लिए खाना बनाती है, शुगर C6H12O6 प्लस एनवायरनमेंट में वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्या ज़रूरी चीज़ लिबरेट होती है जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जितने भी हमारे एनिमेलिया हैं उनके लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर क्या लिबरेट करता है? ऑक्सीजन। तो क्या क्या इवेंट्स हुए इस इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करेंगे, क्या क्या इवेंट्स हुए? सबसे पहला इवेंट हुआ कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लिया क्लोरोफिल ने लाइट को, जो लाइट उसके ऊपर पड़ी। फिर इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? एडिबल केमिकल एनर्जी के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया? इस लाइट एनर्जी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट थे उनकी क्या कर दी? स्प्लिटिंग कर दी। वाटर होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड्स थे उनको स्प्लिट करने की वजह से ये अलग अलग हो गए। इन्होंने कार्बन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाया? हाँ, शुगर बनाया। तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का टू द
कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों इवेंट्स को मार्क कर लीजिए, ये बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे ये एनालाइज हो जाएगा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है एक प्लांट के अंदर। तो ये देखिए एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम, क्योंकि अब हम लीफ के अंदर जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कैसे लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, क्लोरोफिल। तो ये देखिए कि लीफ है, ठीक है, तो लीफ के अंदर ये इसकी वेन्स होती हैं, ठीक है, आपने ड्रॉ करते हुए बनाया होगा। ये इसकी मिड रिब है, सेंटर रिब, और ये आगे का जो पोर्शन है ये लीफ ब्लेड बोल रहे हैं, इसे लैमिना बोल रहे हैं। इसमें लीफ के अंदर वेन्स हैं। अब लीफ की वेन्स जो होती हैं वो स्टेम के आगे ही एक्सटेंड हो रही होती है, स्टेम ही उसको एक्सटेंड करती है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैंने आपको बताया जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसलोकेट करता है फूड को। तो अगर हम ये इस डायग्राम को थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो ये तो थी लीफ की अपर एपिडर्मिस, ये थी लीफ की लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो लीफ की लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें ज़्यादा क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं। मेरी एक वीडियो है सॉल्ड क्विज की, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको उसके अंदर पता चलेगा कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटाज क्यों होते हैं ज़्यादा। तो लोअर सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटाज होते हैं। अब स्टोमेटाज का क्या रोल है, हमने ये बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीफ के अंदर एंटर कैसे करेगा, तो एंटर करने के लिए लीफ पे पोर्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्टोमा। क्या बोल रहे हैं, स्टोमा। तो क्या है, ये स्टोमा जो हैं इनके भी क्या लगे हुए हैं आगे, गार्ड सेल्स। वो पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही आ रही है कि नाइट्रोजन भी है हवा के अंदर, कि और दूसरी पॉइजनस गैसेस भी आ रही है, हमें कौन सी गैस को अंदर जाने देना है। और इसके ऊपर है, लीफ के ऊपर एक वैक्स क्यूटिकल जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो उसे शाइनी स्ट्रक्चर भी देता है लीफ को। अब ये लीफ के अंदर इस तरीके के कुछ सेल्स अरेंज है जिसको हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमेटिक सेल। और ये जो पूरा एरिया होता है इसको बोलते हैं मीजोफिल। जो मीजोफिल एरिया है यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें बीच में कुछ एयर स्पेसेस होते हैं। ये जो मिडल के बाद लोअर पार्ट हो गया, इसमें स्पॉन्जी मीजोफिल हैं, ये पैलिसेड मीजोफिल हैं, क्योंकि इनकी शेप अलग अलग है तो अलग अलग इसको नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता ही चल गया, अब तक आपने पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर कौन सी ऑर्गेनेल है जो खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, एनर्जी ट्रैप होती है। तो एनर्जी कैसे ट्रैप हुई, अगर आप इसे देखेंगे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जैसे न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी कैसे स्पेशलाइजेशन हो रखी है, एक मेम्ब्रेन का वेसिकल बन गया, फिर एक और मेम्ब्रेन का वेसिकल बन गया, फिर एक और मेम्ब्रेन का वेसिकल बन गया। ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेनस वेसिकल बन गए, जिसमें से एक सिंगल वेसिकल को हमने नाम दिया थाइलाकॉइड। क्या बोला दोस्तों, थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड क्या करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों इनमें, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को अपने पास ट्रैप करके रख लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, कोई रेड कोई ऑरेंज कलर का, जैसे कैरेट्स हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि लाइट की भी वेवलेंथ होती है, लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स के अंदर। तो क्लोरोफिल के भी टाइप्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली क्लोरोफिल जो है एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, उनके मॉलिक्यूल्स को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होते हैं। अब एक को तो सिंगल को हमने बोला थाइलाकॉइड, लेकिन जब इसी के स्टैक्स इकट्ठे हो जाते हैं, यही मेम्ब्रेन टूट के एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है कि इसे यही काम करना है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, देखिए ग्रैनम, ठीक है। तो क्या ग्रैनम कुछ नहीं है, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स है। और जैसे
एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के अलावा जो उसमें फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से रिएक्शन के लिए इसमें भी एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ होता है, स्ट्रोमा। कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। वहीं पर सारे एंजाइम्स बनते हैं, वहीं सारे प्रोटीन्स बनते हैं, वहीं पे सारा रिएक्शंस होते हैं। इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट का अपनी भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल की तरह है, इसके अंदर भी अपना एक डीएनए होता है। तो होपफुली आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, कि ये फोटोसिंथेसिस की साइट है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है और क्या हुआ। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई काम कराने के लिए कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, से फॉर एग्जांपल आपको किसी हॉस्पिटल में गए, आपको स्किन डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको पहले आपने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे स्किन की ये एलर्जी है, मैं कहाँ जाऊँ, तो वो आपको बताएंगे इस फ्लोर पे चले जाइए जी, यहाँ पर स्किन डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर आपने पूछा खाना कहाँ बन रहा है, तो ये बता दिया जी ये ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बन रहा है। तो अब आपने वहाँ स्किन डिपार्टमेंट में चले गए, अब आपने बोला कि नहीं जी मुझे कोई डॉक्टर एलोकेट करें, तो जिस तरीके से आपको डॉक्टर एलोकेट किया गया वहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए अकॉर्डिंग टू दी स्टडी, उसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर भी स्पेशलाइज्ड कुछ क्या बोलते हैं, कोई मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं जिनको हम बोल रहे हैं थाइलाकॉइड, जिसके अंदर क्लोरोफिल है। क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी है कि रूट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती प्लांट की, प्लांट खाना तो बनाता है लेकिन बनता कहाँ पे, लीफ में। तो कोई कोई स्टेम भी जो है वो ग्रीन कलर की होती है छोटे प्लांट्स की, थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस वहाँ भी होता है, लेकिन मेजर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ के अंदर ही होता है। तो लीफ के अंदर जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वहाँ पर एक चीज़ और होती है गैशियस एक्सचेंज के लिए जिसका नाम होता है स्टोमेटा। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दे आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। डाइकॉट के अंदर लोअर साइड पे होता है, मोनोकॉट में अपर लोअर दोनों तरफ पे होता है, जिनको गार्ड करते हैं पेयर, जिनकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए किडनी बीन शेप के पेयर में होते हैं गार्ड सेल्स। क्या होते हैं दोस्तों, गार्ड सेल्स। ये देखिए ये एक ओपनिंग है, इसको हम स्टोमा बोल रहे हैं, और ये जो बाहर से इनको गार्ड कर रहा है ये है गार्ड सेल। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग आ जाती है, ये खुद ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। ये देखिए बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं, बीच में जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम स्टोमेटा कह रहे हैं, और जो बाहर हैं ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स हैं। तो गार्ड सेल की कौन सी शेप होती है, किडनी बीन शेप होती हैं। तो क्या होता है जब पानी अंदर आता है, तो अगर आपने मेरी अभी तक टॉनिसिटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप टॉनिसिटी की वीडियो भी देख लीजिए। जब पानी आता है गार्ड सेल्स के अंदर, देखिए गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके थे, अभी गार्ड सेल्स बंद हैं, तो जैसे ही पानी आया गार्ड सेल्स फूलने शुरू हुए, स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से क्या होता है, एक ओपनिंग खुल जाती है। जैसे ही अंदर चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल होता है जो कि ट्रांसपिरेशन के चक्कर में वाटर को खींचता है बाहर, कुछ पानी लॉस हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर लिबरेट हो जाती है। जैसे ही गार्ड सेल्स का पानी अंदर चला गया, गार्ड सेल्स श्रिंक होना स्टार्ट हो गया और पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखिए आपने देखा होगा कैसे पोर जो पानी भरा तो ऐसे करके खुल गया, और जैसे ही पानी लूज हो गया, ये स्वेल पोजीशन है, जैसे ही पानी लूज हो गया तो ये क्या हो गया, श्रिंक कर गया। तो होपफुली आपको गैशियस एक्सचेंज समझ में आ गया लीफ में कैसे हुआ। तो आपने क्लोरोफिल सेंटर देख लिया जहाँ पे सनलाइट होती है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, वाटर देख लिया, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्या कर लेगा प्लांट, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, अपने लिए खाना बना लेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इंटरनल एनर्जी रिजर्व की फॉर्म में। लेकिन सब प्लांट्स अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। से फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट में हम बात करें तो अगर कैक्टस होता है तो ये स्टेप्स जो है सारे एक ही टाइम पे नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल प्लांट जो है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करता है और नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसे बाहर निकाल देता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, कि रात के टाइम पे उसमें दूसरी ही साइकिल स्टार्ट हो जाती है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस जितनी भी प्लांट के अंदर बन रही होती है वो बाहर निकालते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं तो फिर वो मॉर्निंग के अंदर रिलीज करते हैं उसे, इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी टॉक्सिन्स क्रिएट कर देगी अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन डेजर्ट प्लांट का केस क्या, वहाँ तो पूरा दिन धूप पड़ रही है,
है, पानी भी बहुत कम है। तो अगर दिन के टाइम पे वो अपने स्टोमेटास खोलेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते तो वो क्या करते हैं, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट में से, अपना इंटरमीडिएट बना के उसे स्टोर करते हैं, पूरा दिन उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और पूरा दिन अपने स्टोमेटास को बंद करके रखते हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाट हैपन्स इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए अब एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है। कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। राइस के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टार्च। तो वो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। तो ये किस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है दैट राइस वाटर हैज स्टार्च। नेक्स्ट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का क्या है इंटरनल एनर्जी रिजर्व, अगेन स्टार्च। अब इसमें से बताइए कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो करता है, ये गलत है कि सही है, सही है। ऑर्गेनिजम्स को अपने रिपेयर और मेंटेन करने पड़ते हैं स्ट्रक्चर, सही है कि गलत है, सही है। मूवमेंट ऑन मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो बॉडी जो है वो जिंदा ही नहीं रहेगी, वो मर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, जी हाँ एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है। तो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन बताई थी। कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक बार की साइकिल में यूज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे तो 6 हैं ही सारे। फिर वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये कट हो जाएगी क्योंकि इसमें वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। तो ये वाली इक्वेशंस को हम देखेंगे। और क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये तो दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई हैं, तो ये दोनों इक्वेशन ही सही लग रही हैं। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक होगी मुझसे ही कोई प्रिंटिंग एरर हो गया। ठीक है दोस्तों, या बैलेंसिंग देख लीजिए, 12 6 12 12 बैलेंसिंग भी सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। में कौन सा इवेंट नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, वाटर और ऑक्सीजन बनता है। और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्ट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि पानी कितना होगा गार्ड सेल्स में। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं करी क्योंकि ये टॉपिक के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसेस का नाम बताइए। द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, autotrophs. Cell organelle where photosynthesis occurs, chloroplast. Cell that surround a stomatal pore, guard cells. Organism that cannot prepare their food on their own, heterotrophs. Enzyme secreted from gastric glands in stomach that acts on protein. तो ये एडिशनल क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं लेटर ऑन लूँगी, आज नहीं ले रही हूँ मैं। वैसे बहुत इजी है इसका आंसर, कि कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको हम आगे जब ह्यूमंस का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब हम उसके आगे हम डिस्कशन लेंगे। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।